चलिए जी, हम सेट्स को आगे लेके जाते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर वेन डायग्राम भी हमने पढ़ा था, और हमने जो है सीखा था कि एक्चुअल एलिमेंट्स भी लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिखते हैं। सेट्स को, वेन डायग्राम को बनाने के दो तरीके होते हैं, एक्चुअल एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर हमने डिसजॉइंट सेट्स देखा था। फिर हमने सेट, सबसेट, यूनियन और इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सबसेट, यूनियन और इंटरसेक्शन को हमने डायग्रामेटिकली देखा था, और ये एग्जांपल्स हमने कवर अप कर लिए थे। मैंने कहा था इसके नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा, फिर हमने ये भी कवर कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि अगर दो सेट्स हैं, सेट्स ए एंड सेट बी, और यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल से डिनोट होता है यूनिवर्सल सेट, और विद इन यूनिवर्सल सेट, सेट ए जो है वो एक सर्कल से डिनोट हो रहा है, और सेट बी जो है वो भी एक सर्कल से डिनोट हो रहा है। फिर हमने कहा था कि अगर हम दो ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाते हैं, दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, एंड देयर इज एन ओवरलैपिंग रीजन, रीजन टू, तो कुल मिला के देयर आर फोर रीजन, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री, रीजन फोर। रीजन वन वो है जो कि सिर्फ ए से बिलोंग करता है, इनसाइड ए एंड आउटसाइड बी। तो आउटसाइड बी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज इनसाइड ए एंड आउटसाइड बी। तो हमने कहा था ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो इनसाइड ए मींस ए, एंड मतलब इंटरसेक्शन, आउटसाइड बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। तो इट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह रीजन थ्री देखेंगे तो दिस इज इनसाइड बी आउटसाइड ए, इनसाइड बी एंड आउटसाइड ए। आपको इसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कह ले या बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है, ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, फिर हम रीजन टू देखेंगे तो दिस इज इनसाइड ए एंड इनसाइड बी, दोनों का ओवरलैपिंग रीजन है, तो इनसाइड ए भी है और इनसाइड बी भी है। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, इनसाइड ए एंड इनसाइड बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। फिर हम बात करते हैं रीजन फोर की। रीजन फोर इज आउटसाइड ए एंड आउटसाइड बी। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आउटसाइड ए एंड आउटसाइड बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका लिखने का दूसरा तरीका भी बताया था कि भाई ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को मिला लिया और होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। क्या मतलब हुआ कि ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के तीनों रीजन्स मिल जाएं, ए और बी के रीजन्स मिला लें, मतलब रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री को मिला लें, और फिर जो रीजन वन प्लस रीजन टू प्लस रीजन थ्री है, ए यूनियन बी इज रीजन वन प्लस रीजन टू प्लस रीजन थ्री, और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा इसके अलावा सब कुछ। जैसे ए है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा एवरीथिंग एक्सेप्ट ए, एवरीथिंग इन द यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए। इसी तरह अगर रीजन वन प्लस रीजन टू प्लस रीजन थ्री और होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब एवरीथिंग एक्सेप्ट रीजन वन, रीजन टू, रीजन। तो एवरीथिंग एक्सेप्ट रीजन वन, रीजन टू प्लस रीजन थ्री इज बेसिकली रीजन फोर। तो जब हमने ए यूनियन बी किया तो आर वन, आर टू, आर थ्री कवर हो गए, उसका कॉम्प्लीमेंट लगा लिया, तो इसका मतलब आर फोर की बात हो रही है, और ये नोटेशन है भी आर फोर के लिए, यानी रीजन फोर के लिए ही है। सही है, यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया था। अच्छा, फिर मैंने आपको सिखाया ये था कि भाई, सिखाना था वो ये था कि भाई दो सेट्स हों या तीन सेट्स हों, हम जो है वो टिक क्रॉस मेथड यूज करते हैं शेडिंग के लिए। बड़े काम का मेथड है, और हमें इसको समझना था, तो आज शुरू की क्लास के शुरू में इसको इंशाल्लाह हम समझ लेते हैं। फिर हम दो सेट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम तीन सेट्स पे आएंगे, और फिर टिक एंड क्रॉस मेथड हम तीन सेट्स पे लगाएंगे। फिर जाके हमारे पास स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू वाला एस्पेक्ट रह जाएगा, तो एटलीस्ट हम शेडिंग वाला एस्पेक्ट कवर अप करने की पोजीशन में हैं आज इंशाल्लाह। अच्छा, अब जरा देखिएगा, तो यूज ऑफ टिक एंड क्रॉस मेथड, टिक एंड क्रॉस मेथड को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत फोकस करके आपने इंशाल्लाह इसको सुनना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड द सेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। देखिए, चार टर्मिनोलॉजीज तो आपने देख ली ना, चार नहीं बल्कि पांच देख ली, जो कि सिर्फ आर वन की बात हो रही हो तो ये टर्मिनोलॉजी, ये इसको कहते हैं सेट नोटेशन, सेट नोटेशन। ये दिस सेट नोटेशन इज फॉर रीजन वन। फिर रीजन टू के लिए अलग सेट नोटेशन थी, रीजन थ्री के लिए अलग सेट नोटेशन है, और रीजन फोर के लिए हमने दो सेट नोटेशन देखी। सही है। अब होता यह है कि बाज औकात हमें शेडिंग दी हुई, शेडिंग की हुई होती है, और कहता है सेट नोटेशन बताओ। कभी कभार एग्जाम में एग्जामिनर मुझे डायग्राम में शेडिंग करके देता है और कहता है सेट नोटेशन बताओ, और कभी कभार मुझे सेट नोटेशन देता है और कहता है शेडिंग करो। शेडिंग दी हुई होगी, सेट नोटेशन मांगेगा, सेट नोटेशन दी हुई होगी, शेडिंग मांगेगा। तो हमें ये समझना है। सही है। फ्रॉम शेडिंग टू सेट नोटेशन एंड फ्रॉम सेट नोटेशन टू शेडिंग, दोनों चीजें आनी चाहिए। सेट नोटेशन दी हुई होगी तो शेडिंग करनी होगी, और अगर शेडिंग दी हुई होगी तो सेट नोटेशन पूछेगा
कि बताओ इस शेडेड रीजन में क्या सेट नोटेशन लागू होगी। तो हमें दोनों एस्पेक्ट समझ में आने चाहिए। तो हम पहले अभी फिलवक्त हमारा मेन फोकस यही है कि हम जो है हमारे पास सेट नोटेशन हो और हमें शेडिंग करनी हो, क्योंकि ये ज्यादा चैलेंजिंग एस्पेक्ट। अच्छा, हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं और मैं आपको टिक क्रॉस मेथड बताता हूँ। टिक एंड क्रॉस मेथड क्या मतलब है? टिक एंड क्रॉस का जरा बहुत गौर से समझिएगा, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे ना तो मसला होगा। शुरू से आपने बहुत फोकस होके इस टिक एंड क्रॉस अप्रोच को समझना है और इंटरनलाइज करना है। कहीं कोई चैलेंजेस आए तो मुझे बताइएगा। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो इन दोनों में एक को आपने टिक कहना है, मतलब दो सेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो एक सेट को टिक से डिनोट करना है और एक सेट को आपने क्रॉस से डिनोट करना है। एक कॉम्प्लीमेंट, जहां एक कॉम्प्लीमेंट नजर आएगा ना, जो एक कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन है ना, आउटसाइड ए वाला जो रीजन है, वहां टिक लगेगा। जैसे मैं मिसाल नंबर 1 की बात करता हूँ, ये नंबर 1 वाला मिसाल है, डायग्राम मैंने बनाया दिस नंबर 1, जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी वाली टर्मिनोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। सही है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, तब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जामिनर के लिए लिखना नहीं होता। ए कॉम्प्लीमेंट को टिक से डिनोट कर रहा हूँ और बी को मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ। अच्छा, और यूनियन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यूनियन का मतलब होता है दिस इज यूनियन, इसका मतलब सबको मिला लेना, और इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये हम जानते हैं, और इसका मतलब होता है कॉमन। तो जब यूनियन होगा ना, तो जहां सिर्फ टिक होगा वो वाला रीजन भी शेड होगा, जहां सिर्फ क्रॉस होगा वो भी शेड होगा, और जहां टिक क्रॉस दोनों होंगे वहां भी शेड होगा। तो ये ऑल शेडेड, सब शेड होंगे। लेकिन जब इंटरसेक्शन होंगे ना, इंटरसेक्शन होगा, इसका मतलब जहां टिक एंड क्रॉस दोनों मौजूद है सिर्फ वो वाला रीजन शेड होगा। इस चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो दो सेट्स हैं, एक ए कॉम्प्लीमेंट है और एक बी है। एक को टिक का नाम देना है और एक को क्रॉस का नाम देना है। अच्छा, याद रखें ये टिक एंड क्रॉस एग्जामिनर को नहीं चाहिए, टिक एंड क्रॉस आपके लिए है। इसका मतलब टिक एंड क्रॉस अगर आप यूज कर लें तो फिर एक्सेसिव टिक्स एंड क्रॉस को आप इरेजर से इरेज ऑफ कर दें। शेडिंग तो आप नहीं करेंगे उन रीजन्स की, बेसिकली अगर मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको मैं ज़्यादा बेहतर गाइड कर पाऊंगा। तो पहले हम फोकस करके समझ लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट को मैं कह रहा हूँ यहाँ पर टिक, और ए कॉम्प्लीमेंट वाला, जहाँ जो ए कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन है उसको कह रहा हूँ टिक से डिनोट करूंगा, और जो बी वाला रीजन है उसको क्रॉस से डिनोट करूंगा। सही है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आउटसाइड ए। आउटसाइड ए कौन कौन से रीजन है, ये ए के अलावा आउटसाइड ए कौन कौन सा रीजन है? एक ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन। यहाँ टिक कर देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी है और यहाँ भी ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आउटसाइड है। तो चार रीजन्स थे ना, 1 2 3 4। तो जब ए की बात हो रही है तो ए के अंदर तो दो रीजन ही दो रीजन तो ए के अंदर ही कवर हो गए। ए कॉम्प्लीमेंट है, लिहाजा ए के बाहर आउटसाइड है, तो आउटसाइड ए वाला रीजन टिक है, तो ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया। अच्छा, फिर बी, बी मतलब इनसाइड बी। तो बी वाला रीजन जो है, बी के अंदर जितने रीजन है वो क्रॉस हो जाएंगे। तो ये भी बी के अंदर लाया करता है, ये भी क्रॉस, ये बी के अंदर लाया करता है, ये भी क्रॉस, ये दोनों क्रॉस हो। सही है। अच्छा, अब देखें, अब ए कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन टिक है, और बी, ए कॉम्प्लीमेंट जहां मौजूद है वहां टिक किया, और जहां बी मौजूद है वहां क्रॉस किया। अब यूनियन ये कह रहा है कि जहां सबको मिला लो, यूनियन का मतलब सबको मिला लो, मतलब जहां टिक है या क्रॉस है सब रीजन्स को कंबाइन कर दो। जहां सिर्फ टिक नजर आ रहा है वो भी तुम्हारा रीजन है, जहां सिर्फ क्रॉस नजर आ रहा है उसको भी शेड करोगे, जहां सिर्फ टिक नजर आ रहा है उसको भी शेड करोगे, जहां टिक एंड क्रॉस दोनों नजर आ रहे हैं उसको भी शेड करो। यूनियन का मतलब सब शेड करो, सबको यूनाइट कर दो, सबको मिला लो, सबको ले लो। तो इस हिसाब से हम ये वाला रीजन भी शेड करेंगे, हम ये वाला रीजन भी शेड करेंगे, और ये जो आउटसाइड वाला रीजन है इसको भी हम शेड करेंगे। ये आउटसाइड वाला रीजन भी हम शेड करेंगे। ये सब जनाब हमारा शेड हो जाएगा। सही है। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। तो पता चला किसी एक सेट को टिक से डिनोट करना है, दूसरे को क्रॉस से डिनोट करना है। अगर उनके दरमियान यूनियन है तो टिक, सिर्फ टिक वाला रीजन भी शेड, सिर्फ क्रॉस वाला रीजन भी शेड, टिक एंड क्रॉस वाला रीजन भी शेड। और अगर इंटरसेक्शन है तो सिर्फ वो वाला रीजन शेड होगा जहां टिक एंड क्रॉस दोनों मौजूद होंगे। तब मैं बात करता हूँ रीजन नंबर 2 की, सॉरी एग्जाम्पल 2 की। एग्जाम्पल 2 कह रहा है शेड द सेट ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अगेन वही बात, ए कॉम्प्लीमेंट को टिक से डिनोट करेंगे, बी को क्रॉस से डिनोट करेंगे। तो आइए करते हैं।
ए कॉम्प्लीमेंट को टिक से डिनोट किया, बी को क्रॉस से डिनोट किया। लेकिन इस दफा इनके दरमियान जो है वो यूनियन का साइन नहीं है, बल्कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन। इंटरसेक्शन का साइन है, इसका मतलब सिर्फ वो वाला रीजन शेड होगा जहां टिक एंड क्रॉस दोनों मौजूद है। तो इसका मतलब अब मैं वो वाला रीजन शेड करूंगा जहां दोनों मौजूद है। सिर्फ ये रीजन शेड होगा, बाकी और कोई रीजन शेड नहीं होगा। सही है। ये सब रीजन आपने जो है शेड करना है, बाकी और कोई शेड नहीं करना, बस। अच्छा, अब ये तो शेडिंग हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि टिक एंड क्रॉस का क्या करना है। तो अब ये करे किया करेंगे, अगर टिक एंड क्रॉस आपने एग्जाम में अंदर बनाया हुआ है ना, और आपने शेडिंग कर ली है, और आपको नजर आ रहा है कि जो जिस रीजन में शेडिंग करनी थी वहां शेडिंग हो गई है, लेकिन बाकी रीजन में टिक और क्रॉस बना हुआ है, वैसे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एग्जामिनर को कहीं ये मुगालता ना हो जाए कि कहीं आप उनको भी शेडेड रीजन मान रहे हो। लिहाजा आप अपने लिए क्या करोगे, इरेजर से इनको मिटा दो। इरेजर उठाओगे और इनको मिटा दो। उसको क्या हो गया, फिर ये अटक गया। एक मिनट दें। फिर थोड़ा ये अटक गई थी इसकी, और फिर कुछ शेडिंग भी हट गई थी, तो मैंने दोबारा शेडिंग कर दी है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि टिक यूनियन होता है तो सिर्फ टिक वाली जगह भी शेड, सिर्फ क्रॉस वाली जगह भी शेड हो, जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों मौजूद हो वो वाली जगह भी शेड होती है। लेकिन अगर जो है इंटरसेक्शन होता है तो सिर्फ वो वाला रीजन शेड होता है जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों हो। फिर मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपने टिक एंड क्रॉस मेथड यूज़ किया है तो एक्सेसिव जो रीजन है उसको आप इरेज कर दें। कि भाई जैसे टिक एंड क्रॉस तो आपने कर दिया ना, अब आपको पता चल गया कि जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों मौजूद हैं, इंटरसेक्शन की वजह से आपने वो वाला रीजन शेड कर दिया। सही है। ये आपका सेकंड वाला केस है, जिसमें हम डील कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सही है। तो ये आपने शेड कर दिया रीजन, और बाकी आप एक्सेसिव टिक एंड क्रॉस को रिमूव कर दें, कहीं ऐसा ना हो एग्जामिनर कोई गलत फहमी का शिकार हो जाए। तो ये आपका रिमूव हो गया। इस तरह से आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बन गया। अच्छा, अभी अभी के लिए मैं रिमूव इसलिए नहीं कर रहा कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स के अंदर ये रहना चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इस हवाले से। सही। अगेन एंड अगेन कुछ ना कुछ हैंग की वजह से बार बार इशू रुक रहा है हमारा। हमारा शेडिंग हमने कर ली, दो एग्जांपल्स हो गए। सही है। अब हमारे तीसरे पे आ जाते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला रीजन पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट को टिक कर देते हैं, आउटसाइड ए वाले को टिक कर देते हैं, और बी कॉम्प्लीमेंट को क्रॉस कर देते हैं, आउटसाइड बी वाले को क्रॉस कर देते हैं। टिक एंड क्रॉस मेथड जो आप लोगों को मैंने बताया उसके मुताबिक एक सेट को आपने टिक कहना है, एक को क्रॉस कहना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आउटसाइड ए को टिक कर दें, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब आउटसाइड बी को क्रॉस कर दें। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब है वो रीजन शेड होगा जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों हो, जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों हो। तो अब हम ये वाला रीजन शेड करेंगे जो बाहर वाला, जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों है। सही है। जब टेक एंड क्रॉस बाहर वाले रीजन में दोनों थे तो वो वाला रीजन शेड हो गया, और हमने सीखा भी था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला सेट होता है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि आप जो है जब ये कर लेंगे तो फिर आप ये जहाँ टेक एंड क्रॉस वाले एक्सेसिव रीजन है उसको आप इरेजर से रिमूव कर दें, ताकि एग्जामिनर को कोई मसला ना हो। टेक एंड क्रॉस आपके लिए था, लेकिन अभी मैं रिमूव इसलिए नहीं कर रहा कि आप जब इसको अपने पास कॉपी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से सॉर्ट आउट करके आए। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। सही है। अब चौथे एग्जाम्पल पे अगर हम आ जाए, तो फोर्थ एग्जाम्पल आपका है, फोर्थ एग्जाम्पल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आउटसाइड ए को आपने टिक कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब आउटसाइड बी को आपने क्रॉस कर दिया। अब यूनियन का क्या मतलब है भाई, यूनियन का मतलब है कि आपने सब शेड करना है, जहाँ सिर्फ टिक है वो वाला रीजन भी शेड कर दें, जहाँ सिर्फ क्रॉस है वो वाला रीजन भी शेड कर दें, और जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों है वो वाला रीजन भी शेड कर दें। वो सब रीजन शेड हो जाएंगे जो कि जहाँ सिर्फ टिक है, जहाँ सिर्फ क्रॉस है, और जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों है। यूनियन का मतलब सब कुछ होता है, इंटरसेक्शन का मतलब वो रीजन जहाँ टेक एंड क्रॉस दोनों मौजूद हो।
तो अब यहाँ पर आपने जहाँ सिर्फ क्रॉस था वहां भी शेड हो गया, जहाँ सिर्फ टिक था वो भी क्रॉस हो गया, सॉरी वो भी शेड हो गया, और जहाँ सिर्फ जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों थे वो भी शेड हो गया, सब शेड कर। सही है जी, ये चौथा एग्जाम्पल हो गया। पांचवा एग्जाम्पल आपका है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये जरा देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, अच्छा इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको खोल लें, इस नोटेशन को खोल लें, पहले ये भी समझ लें कि खोलना कैसे है। तो मैंने सिखाया भी था खोलना, कि अगर खोलना हो तो ये कॉम्प्लीमेंट सब पर लगेगा, ए पर भी लगेगा, बी पे भी लगेगा, और ये इंटरसेक्शन पे भी लगेगा। तो अगर ये लगेगा ए पे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन पे लगेगा तो ये यूनियन हो जाएगा, और अगर बी पे लगेगा तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा जैसे ही मुझे खोलना आ गया, कॉम्प्लीमेंट सब पे लगेगा, ए पे लगेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी पे लगेगा तो बी कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन पे लगेगा तो यूनियन। और मिसाल है, अगर यूनियन होता, यूनियन पे लगता तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता खोलने के बाद। तो इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट की वजह से यूनियन बन जाता है, और यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है। अच्छा अब जैसे ही मैंने खोला, मुझे फौरन रियलाइजेशन हो गई कि मेरा ये फोर्थ एग्जाम्पल और फिफ्थ एग्जाम्पल सेम। अब ये सेम बन गए, सेम शेडिंग होगी दोनों में, दोनों में सेम शेडिंग होगी। खोलने से पहले आपको पता नहीं चल रहा था, खोलने के बाद पता चल गया। अच्छा अब खोलने के, अगर खोले बगैर करते तो कैसे करते, ये भी जरा सोचिए। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ टिक एंड क्रॉस की उसूलन जरूरत है नहीं, जरूरी नहीं है कि टिक एंड क्रॉस आपको समझ आ गया तो अब हर जगह आप टिक एंड क्रॉस लगाते रहे। टिक एंड क्रॉस कोई फर्ज फर्ज नहीं है। मैं ये भी बता दूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे हमें तो फॉरेन पिक हो रहा है। बेटा फॉरेन पिक हो रहा है तो आप तो अच्छे अच्छे बच्चे हुए ना, आपको थोड़ी कोई टिक एंड क्रॉस में बाउंड किया जाए। टिक एंड क्रॉस तो एक मेथोडोलॉजी है जो सॉर्ट आउट करने के लिए है, ताकि अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप कर पाए, बस ये है फर्क। टिक एंड क्रॉस तो समझने के लिए है और समझाने के लिए भी, कि मैं भी आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ और आप भी अपने आप को अच्छी तरह समझा पाएं और कर पाएं। बट अगर आपको आपका दिमाग इसके बगैर चल रहा है और डायरेक्ट आप करेक्ट रीजन को शेड कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट करें, कोई नहीं रोक रहा आपको। बट इससे हेल्प मिलती है, कुछ एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और कुछ एग्जांपल्स में हमें जरूरत पड़ती नहीं। अब जैसे मैं मिसाल दूं कि के बाद वाली जो सेट नोटेशन है, जो नंबर 4 में भी दी हुई है, उसमें तो हमें टिक एंड क्रॉस की जरूरत थी, ज्यादा फायदा है, वरना हम कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन ये जो नोटेशन है ना, ये बहुत जबरदस्त नोटेशन है। अब सोचेंगे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, और फिर उसके ऊपर लिखा हुआ है होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब पता है क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन को फोकस करें, और जब उस फोकस रीजन को देख लें, अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की वजह से समझ लें कि सिर्फ वो रीजन शेड नहीं होगा, बाकी सब शेड होगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं चाहिए, इसके अलावा सब चाहिए। पहले आपने सोचे ना, अगर सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब आप समझ गए वो रीजन जहां ए एंड बी दोनों मौजूद है, वो रीजन चाहिए। तो आप उस रीजन पे पहुंच गए। अच्छा उस रीजन पे पहुंचने के बाद आपको फौरन नजर आया कि कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन है, सिर्फ वो वाला रीजन शेड नहीं करना, उसके अलावा सब शेड करना। तब क्या करोगे आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन है। आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी ये वाला रीजन है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी और होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपका पांचवा एग्जाम्पल, जो कि सेम एज 4 है शेडिंग के लिहाज से। लेकिन अगर इस नोटेशन को फोकस किया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी पे फोकस करें, वो ये रीजन है। अब शेड नहीं करना, ये आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आपने ये रीजन को फोकस किया, आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इस रीजन के अलावा बाकी सब शेड करना। आपने कहा बस सही, जो रीजन आपने फोकस किया उसके अलावा बाकी सब ये बनता है। तो यहाँ टिक क्रॉस की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपने खोल लिया तो खोलने के बाद भी कर सकते थे, और वो मैंने आपको फोर्थ में करवा दिया था। फोर्थ एग्जाम्पल में सेम हो गया है, तो फोर शेडिंग सेम ही देख लें आप, फोर्थ एंड फिफ्थ की शेडिंग सेम है, और टर्मिनोलॉजी खोलने के बाद भी सेम बन रही थी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो आप ए इंटरसेक्शन बी पे आते, और फिर कॉम्प्लीमेंट देखकर आप कहते इसके अलावा बाकी सब शेड करना है। तो इस जो आपने आइडेंटिफाई किया था उसके अलावा सब शेड कर। ये आपकी पांचवी सेट नोटेशन हो गई। और छठी सेट नोटेशन कह रहा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इसको भी करने के दो तरीके हैं, या तो इसको खोल लें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपने कहीं किया था, हाँ भाई किया था, ये किया था, ये किया। तो ये अगर मैं कहूँ खुलने के बाद, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
B complement. Now this is same as 3. जो थर्ड वाला केस था उस केस उससे सेम हो गया, सही है। थर्ड वाला केस आपने किया था, बिल्कुल एज इट इज उससे सेम हो गया, फिर अटक गया। चलिए सब बंद करने के बाद अब हमने खोला है, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे कि ये जो है वो थर्ड वाला केस ही है जो हम थर्ड में कर चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट खुलने के बाद कहते भाई ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट लगा तो इंटरसेक्शन, और बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा तो बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाली चीज तो मैं करवा चुका। अगर आप डायरेक्ट करते तो क्या करते, मैंने आपको सिखाया कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आप ए यूनियन बी को देख लें अच्छी तरह। ए यूनियन बी आपने कहा ये भी कवर हो गया, ये वाला रीजन भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ए यूनियन बी में तीनों कवर हो गए, सही है। ए यूनियन बी जो है इसमें तीनों कवर होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला। अब आपने कहा यार क्या इन तीनों को शेयर करना है, तो आपको फॉरन कॉम्प्लीमेंट नजर आया। अगर सिर्फ ए यूनियन बी नजर आता तो आप इन तीनों को शेयर कर देते, बट आपको जब उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नजर आया तो आप फॉरन समझ गए कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो आपने टिक किया है ए यूनियन बी, उसके अलावा आपको सब कुछ शेयर करना है। तो जो तीन रीजन टिक हुए हैं इनको शेयर नहीं करना, बाकी इसके अलावा सब शेयर करना है। तो यहाँ आप आए और आपने इनके अलावा सब शेयर करना। अब खोलने के बाद जो है, खोलने के बाद वाली टर्मिनोलॉजी मैंने आपको पहले ही अप्लाई करवा दी थी। खोले बगैर अगर आप करते तो कैसे करते ये भी मैंने आपको सिखा दिया। मुझे बताएं टिक क्रॉस भी समझ आया, और ये 6 के 6 एग्जाम्पल आपको समझ आए या नहीं आए टिक एंड क्रॉस से, जरा मुझे फीडबैक दें। टिक एंड क्रॉस के बगैर भी आ जाता और इसके बगैर भी हो जाता है, लेकिन एक हेल्प के लिए मैंने आपको एक मेथड बता दिया टिक एंड क्रॉस। मुझे बताएं क्या ये 6 के 6 एग्जाम्पल हम सबको समझ आ गए, और हर हर तरह से समझ आ गए, या किसी को किसी हवाले से कोई एलैबोरेशन चाहिए तो बता सकते। और अगर आपने ये लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरह बना लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और मैं नहीं चाहता कि टाइम हमारा अभी डायग्राम बनाने में वेस्ट हो। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन नोट्स भी आप बाद में बना लीजिएगा। अब मैं अगली शेडिंग की तरफ आया था ताकि हमारा जो शेडिंग वाला टास्क है वो अच्छी तरह से वाइंड अप हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज करके इस टॉपिक को बिल्कुल साइड लाइन कर दें इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, क्लियर हो गया। उसको कुछ लोगों ने जो लेट ज्वाइन किया था वो रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा अगर उन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो। बाकी इनसे आपकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, इज इट क्लियर और नॉट? तो जी दो वाले हो गए ना, अब तीन वाले पे आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। अब आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन 8 रीजन की, सही है। जब दो थे तो 4 रीजन थे ना, अब जब तीन सेट्स होते हैं ना, सेट ए सेट बी सेट सी, तो फिर 8 रीजन होते हैं ऑल टुगेदर, 8 रीजन। तो हमें समझना है कि वो 8 रीजन को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले आप देखें
3 सेट्स मैंने बनाए, तीनों ओवरलैपिंग है। तो 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स जो तीनों आपस में भी ओवरलैप हो रहे हैं, दो दो के दरमियान भी ओवरलैपिंग है। कुछ रीजन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों मतलब 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने के बाद 8 रीजन्स निकलते हैं। इसमें कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ए मौजूद है और बी और सी मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिसमें ए और बी मौजूद है और सी मौजूद नहीं है, और इस तरह से बाकी ऐसा भी रीजन है जिसमें तीनों मौजूद नहीं है, मतलब तीनों से आउटसाइड है। तो हमें उसके बेसिस पर टर्मिनोलॉजी बतानी है। तब आप थोड़ा सा गैस भी करेंगे इसमें और फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें रीजन वन। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। रीजन वन इज इनसाइड ए, आउटसाइड बी, आउटसाइड सी। तो इसको नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा बताएंगे? रीजन वन की नोटेशन बताएं। इनसाइड ए, आउटसाइड बी, आउटसाइड सी। अब इसको सेट नोटेशन फॉर्म में किस तरह से लिखें? कोई माइक खोल के बता दे। लिखना मुश्किल है ना, तो माइक खोल के बता दे। सब एक एक बताएंगे ना, तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि बच्चों को समझ आया। इनसाइड ए का मतलब क्या हो गया? इनसाइड ए का मतलब हो गया ए। मैं एक गाइड कर देता हूँ, बाकी आप लोग बताइएगा, सही? इनसाइड ए एंड मतलब इंटरसेक्शन, आउटसाइड बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन, आउटसाइड सी मतलब सी कॉम्प्लीमेंट। इनसाइड ए, आउटसाइड बी, आउटसाइड सी। तो इनसाइड ए का मतलब ए, आउटसाइड बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, आउटसाइड सी का मतलब सी कॉम्प्लीमेंट। ये रीजन वन की टर्मिनोलॉजी हो गई, सही है? अच्छा, अब रीजन टू देखें। रीजन टू देखें, सोचें कौन सा रीजन है ये? इनसाइड ए एंड इनसाइड बी एंड आउटसाइड सी। अब मुझे कोई माइक ऑन करके बताया इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी? हम्म रीजन टू की सेट नोटेशन, सॉरी टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, सेट नोटेशन। बाय टर्मिनोलॉजी आई मीन सेट नोटेशन। रीजन टू इज इनसाइड ए एंड इनसाइड बी एंड आउटसाइड सी। जनाब, हिम्मत ही नहीं कर रहे Sir, आप लोग जी। it's gonna be A intersection B intersection C complement. वेरी गुड, शाबाश। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड जोया। रीजन टू जो है, दिस इज इनसाइड ए, दिस इज इनसाइड बी, एंड दिस इज आउटसाइड सी। तो आउटसाइड सी का मतलब सी कॉम्प्लीमेंट, इनसाइड ए का मतलब ए और इनसाइड बी का मतलब बी, और एंड आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन। तो ये रीजन टू हो गया आपका। हाउ सिंपल दैट इज। सही है। अब रीजन थ्री बताएं मुझे, बगैर मेरी गाइडेंस के रीजन थ्री की टर्मिनोलॉजी बताएं। रीजन थ्री की टर्मिनोलॉजी क्या होगी? यस, रीजन थ्री। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। एक मिनट, फिर से सोचो, रीजन थ्री की बात कर रहा हूँ, एक दफा फिर बताओ। ए इंटरसेक्शन बी। ए कैसे? ए कैसे? ये तो बाहर है, ए के बाहर है ये तो। अब बी इंटरसेक्शन हम्म, सी कॉम्प्लीमेंट। ए नहीं है ना, ए नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये बाहर है, ए के बाहर रीजन है ये सिर्फ इनसाइड बी है बस। जैसे ये आउटसाइड सी है, वैसे ही आउटसाइड ए भी है। तो क्या बनेगी टर्मिनोलॉजी वाली? तुमने काफी क्लोज बताया था, एक चीज में गलती की थी, मैंने कहा था ये ए के इनसाइड नहीं है। तो अब बताओ क्या होगा? सर बी इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। जी, तीनों को मेंशन करना जरूरी है, सिर्फ दो को आप मेंशन नहीं कर सकते। सही है। तो आपने कहा अब पहले बी लिखे या बाद में लिखे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कहा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड। क्योंकि दिस इज इनसाइड बी एंड दिस इज आउटसाइड ए एंड आउटसाइड सी, वेरी गुड, परफेक्ट। ये रीजन थ्री हो गया आपका।
सर रीजन 4 बता दें हम। A intersection C intersection B complement. वेरी गुड, परफेक्ट। ये सी और ए के इनसाइड है, तो ए इंटरसेक्शन सी एंड देन दिस इज इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, सही है। रीजन 4 तक हो गया, अब रीजन 5 पे आ जाए। रीजन 5 बताएं। B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन नहीं, जी अमीर। A intersection B intersection C. वेरी गुड। वलीद घबरा क्यों गए थे? तुमने बी इंटरसेक्शन सी कह दिया था, इंटरसेक्शन ए। ऑर्डर तो कुछ भी हो, मसला नहीं है, तीनों का इंटरसेक्शन है ना रीजन 5। देखो रीजन 5 ए वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है, सी वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है, और बी वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो रीजन 5 तो तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही है। रीजन 6 बता दो वलीद अब। जी B वलीद जी। इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A। बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन A ए कैसे चंदा? बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए तो वही हो गया ना जो रीजन 5 है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कह लो या बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए कह लो, आगे पीछे ऑर्डर से थोड़ी कोई चेंज हो जाएगा रीजन। रीजन 6 बी और सी के इनसाइड है, लेकिन ए से तो आउटसाइड है ना। रीजन 6 इज इनसाइड बी, इनसाइड ए, इनसाइड बी, इनसाइड सी एंड आउटसाइड ए। तो क्या हो गया बताओ वलीद? बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन क्या हो वलीद? ए के बाहर है ना ये रीजन, जब ए के बाहर होगा तो क्या कहूंगा मैं? आउटसाइड है। आउटसाइड ए को मैं सेट रोटेशन में क्या कहता हूँ? ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या मुश्किल है भाई, क्या हो गया? इनसाइड अगर मैं कहूंगा तो ए, इनसाइड ए कहूंगा तो ए, आउटसाइड ए कहूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट। इनसाइड बी कहूंगा तो बी, आउटसाइड बी कहूंगा तो बी कॉम्प्लीमेंट। इनसाइड सी कहूंगा तो सी, आउटसाइड सी कहूंगा तो सी कॉम्प्लीमेंट। बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। रीजन 6 बी और सी के अंदर है, ए के बाहर है। अच्छा अब रीजन 7 भी वलीद ही बताएगा। वलीद बताओ जरा रीजन 7। सेवन कॉम्प्लीमेंट B एक मिनट एक कॉम्प्लीमेंट मिनट, A। सुकून से पहले पहले रीजन 7 मुझे अंग्रेजी में बयान करो, इनसाइड आउटसाइड की टर्मिनोलॉजी में। रीजन 7 में क्या क्या है, कौन सा रीजन है? रीजन 7 इज C इनसाइड सी। इनसाइड C आउटसाइड A आउटसाइड B। वेरी गुड। अब इनसाइड सी के लिए क्या लिखूंगा? सी। सही है। D फिर इंटरसेक्शन आउटसाइड ए के लिए क्या लिखूं? A कॉम्प्लीमेंट एंड आउटसाइड बी के लिए क्या लिखूं? B कॉम्प्लीमेंट। जी, अब समझ आया? जी सर। ये हो गया सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इनसे आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। रीजन 8 आप बता दे। चलो भाई, इनसे का नेट बहुत मसला कर रहा है, वापस डिस्कनेक्ट हो रही है। चलो कौन बता रहा है? अब्दुल रहमान बता दो, अब्दुल रहमान। रीजन 8। A complement outside B complement outside C complement. ये देखो देखो देखो, तुम सेट रोटेशन बता रहे हो, ये अंग्रेजी में बयान कर रहे हो, दोनों अलग अलग चीजें। दिस इज आउटसाइड ए, आउटसाइड बी, आउटसाइड सी, ये अंग्रेजी में हो गया। अब सेट रोटेशन की बात करते हैं। आउटसाइड ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, फिर
एंड आउटसाइड Not बी, inter एंड आउटसाइड बी को सेट नोटेशन में कैसे लिखें? एंड का मतलब क्या होता है? सेट नोटेशन में एंड का क्या मतलब है? क्या हुआ? आउटसाइड ए एंड आउटसाइड बी एंड आउटसाइड सी। अब बताओ। क्या हुआ? अब्दुल रहमान तो घबरा गया। चलो, कौन बता रहा है? वलीद बता सकते हो? हाँ, जोया बताएगी। चलो जोया बताओ। So it's going to be A complement intersection B complement intersection C complement. वेरी गुड, परफेक्ट। आउटसाइड ए इतना आसान है, इसमें इतना सोचते क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मसला हो रहा है आप लोगों को इसमें। तो मैंने इतनी आसान भाषा में समझाया, उसमें भी घबरा रहे हो आप लोग। भाई ये रीजन ए और बी के सी के तीनों के बाहर है। तो ए के बाहर है तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी के बाहर है तो बी कॉम्प्लीमेंट, सी के बाहर है तो सी कॉम्प्लीमेंट। और इंटरसेक्शन ही तो यूज करें, यूनियन तो मैंने कहीं भी यूज नहीं किया। अच्छा, तीनों का इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब इसको इस तरह भी बयान कर किया जा सकता है, ए यूनियन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये ब्रैकेट को तो खोलना में आ गया ना, कि जब ब्रैकेट खोलते हैं ना तो कॉम्प्लीमेंट सब पे लगता है। ए पे लगेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी पे लगेगा तो बी कॉम्प्लीमेंट, सी पे लगेगा तो सी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन पे लगेगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट टर्मिनोलॉजीज है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये 7 के 7 रीजन हो गए, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब इसके अलावा सब कुछ। सही है जी। तो ये आपका ये 8 रीजन की टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब ये 8 रीजन की टर्मिनोलॉजीज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जो 6 एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उसको देख लें। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर इसके भी आप नोट्स बना लें अच्छी तरह। 8 रीजन लिख लीजिएगा। सही। इनसे नेट का बहुत इशू हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हो। पार्टिसिपेशन मैं मांगता हूँ तो गायब हो जाती उतनी देर में। मसला है ना। हाँ सही है, चलो बेहतर करेगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ 2 के लिए तो हमने टिक क्रॉस मेथड लगा लिया था ना। अब हम 3 के लिए लगाते हैं टिक क्रॉस मेथड। सही है। अब 3 के लिए टिक एंड क्रॉस मेथड किस तरह से लगाएं, ये सवाल पैदा होता है। 2 के लिए तो एक को टिक कर रहे थे, एक को क्रॉस कर रहे थे। अब आपको जो अब 2 चीजों को मिला के आप टिक कर रहे होंगे और किसी एक को क्रॉस कर रहे होंगे, इस तरह से लेकर चलेंगे तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा सही तरीके से। और इसके बगैर भी कुछ सवाल इसके मजे मजे इसके बगैर भी हो सकते हैं। अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसको आप टिक कह देते हैं और ये सी को आप क्रॉस कह देते हैं। और फिर यूनियन का मतलब होगा टिक एंड क्रॉस दोनों, जहां पर होंगे सिर्फ टिक वाला भी शेड, सिर्फ क्रॉस वाला भी शेड, और टिक एंड क्रॉस दोनों वाले भी शेड। तो मैंने आपको यूनियन के लिए बताया सब, और इंटरसेक्शन के लिए बताया कॉमन। सही है। जब यहाँ लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब है ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन पे आ जाए और उसके कॉम्प्लीमेंट के अलावा, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा सब कुछ। तो आप इस पूरे को टिक मान लेते हैं, इस पूरे को टिक मान लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को टिक मान लेते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी पे आ जाए। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है भाई? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं, ये वाला रीजन पूरा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब कुछ। तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला रीजन है, इसमें आपने सी को इग्नोर किया, आपने सिर्फ फोकस किया कि अगर ये सी होता ही नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन ये वाला होता। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब कुछ। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन है इसके अलावा सबको टिक कर दो आप।
इसका मतलब ये भी टिक हो जाएगा, ये भी टिक हो जाएगा, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, सब टिक हो गया। अब देखें 8 रीजन होते हैं, 8, उसमें से ये जो ए और बी का इंटरसेक्शन है 2 रीजन, सिर्फ ये टिक नहीं, इसको हमने नहीं छेड़ा, इसका होल कॉम्प्लीमेंट था, इसका मतलब इसके अलावा सब टिक कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 रीजन टिक हो गए। आप देख सकते हैं 6 रीजन टिक हो गए। सही है, तो ये 3 और ये 3 और ये 2 5 और ये 1 6, 6 रीजन टिक हो गए। अब सी पे आ जाते हैं। सी जो है पूरा सी का सर्कल, ये क्रॉस, इसको क्रॉस मान लेते हैं। तो सी का सर्कल है ये वाला, ये भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। सी के 4 रीजन है, सी 4 रीजन में मौजूद है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। जहां जहां सी है वहां वहां क्रॉस बना दिया मैंने। सही है। अच्छा, फिर हमने कहा ये पूरे को हमने टिक माना था, ये हम नंबर 1 वाला कर रहे हैं। सही है, नंबर 1 वाला कर रहे हैं, जिसमें इसको ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी वाला केस। तो हमने इस पहले वाले पार्ट पूरे को टिक माना है और दूसरे वाले पार्ट को हमने क्रॉस माना है। तो ये पूरा टिक है और सी जो है क्रॉस है। और क्योंकि इनके दरमियान यूनियन है, तो जहाँ सिर्फ टिक है वो भी शेड हो जाएगा, जहाँ सिर्फ क्रॉस है वो भी शेड हो जाएगा, और जहाँ दोनों है वो भी शेड हो जाएगा। तो ये शेड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ तो जहाँ भी टिक क्रॉस नजर आ रहा है सबको शेड कर दो। ये भी शेड हो गया। जहाँ सिर्फ टिक नजर आ रहा है ये भी शेड हो गया। जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों नजर आ रहे हैं ये भी शेड हो गया। और बाहर जहाँ सिर्फ टिक नजर आ रहा है ये भी शेड हो गया। इसका मतलब हमने सब शेड करना है यहाँ पर, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। सही है जी, ये सब हमारा शेड हो गया। सिर्फ ये वाला रीजन रह गया, इसके अलावा सब कुछ शेड हो गया। तो इनिशियली आपको जहन में भी नहीं होगा कितना कुछ शेड होने वाला है, लेकिन जब आपने टिक क्रॉस लगाया तो आपके जहन में बहुत आसानी से आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी पे आपने फोकस किया, और जब उसका होल कॉम्प्लीमेंट देखा तो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब कुछ आपको नजर आया, वहां आपने टिक कर दिया, सी को आपने क्रॉस कर दिया, और यूनियन की वजह से जहाँ टिक और क्रॉस दोनों मौजूद थे या सिर्फ एक मौजूद भी था तो भी आपने उसको शेड कर दिया। अच्छा, अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 वाला जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। सही है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। क्या मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लें, उसको टिक मान लें, मतलब ये दोनों सेम ही है, इसमें सिर्फ इन साइन का फर्क। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जितना भी रीजन है उसको आप टिक कर दें, सब टिक हो गया। और सी को आप क्रॉस कर दें, देखें ये सब क्रॉस हो गया। सही है, ए इंटरसेक्शन बी के अलावा बाकी सब टिक हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 रीजन टिक हो गया, और जहाँ सी मौजूद है वहां क्रॉस हो गया, तो पूरे सी सर्कल में क्रॉस हो गया। अच्छा, अब क्योंकि इनके दरमियान इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब टिक एंड क्रॉस की इंटरसेक्शन, सब कुछ नहीं, यूनियन में सब कुछ होता है, जहाँ सिर्फ टिक है, जहाँ सिर्फ क्रॉस है, जहाँ दोनों है। और इंटरसेक्शन है जब इंटरसेक्शन है तो सिर्फ वो वाला रीजन फोकस करेंगे जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों मौजूद है। टिक एंड क्रॉस दोनों कहाँ पर है भाई? टिक एंड क्रॉस दोनों ये वाले रीजन में, टिक एंड क्रॉस दोनों इस रीजन में, टिक एंड क्रॉस दोनों इस रीजन में। बस ये वाहिद वो रीजन है जो शेड होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ शेड नहीं होगा। बस जहाँ सिर्फ टिक है वो भी शेड नहीं होगा, जहाँ सिर्फ क्रॉस है वो भी शेड नहीं होगा, जहाँ सिर्फ टिक है 3 रीजन में वो भी शेड नहीं होंगे, और जहाँ सिर्फ क्रॉस है वो भी शेड नहीं होगा। जब टिक एंड क्रॉस दोनों थे जो कि 3 रीजन थे वहां शेड कर दिया। सब एग्जाम के लिए क्या करोगे, आप इसको भी मिटा दोगे, इरेजर से इसको भी मिटा दोगे, इसको भी मिटा दो, बस इसको भी मिटा दो। जो रीजन शेड किया हुआ है उसको शेड करके एग्जामिनर के सामने पेश कर दोगे, ये आपका शेडेड होगा। जी जनाब, समझ आ रही है बात? ये जो मैंने पहले 2 एग्जांपल्स किए हैं ये समझ आ गए? एक्नॉलेजमेंट दे दें, कॉपी तो आराम से हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक हमें टिक एंड क्रॉस बिल्कुल लॉक करना है, शेडिंग वाला पार्ट बिल्कुल लॉक हो जाए हमारा। तो ये 2 एग्जांपल्स क्लियर है कि सेट नोटेशन दी होगी तो हमें शेडिंग जब करनी होगी तो ये वाला मामला हमारा बहुत आसानी से हम कर सकते हैं अगर टिक क्रॉस हम समझ गए तो।
मैं फिर कह रहा हूँ टिक एंड क्रॉस जरूरी नहीं है, टिक एंड क्रॉस के बगैर अगर आप कोई चीज हासिल कर सकते हो तो आप टिक एंड क्रॉस के बगैर हासिल कर लो। टिक एंड क्रॉस के बगैर अगर आपका दिमाग चल रहा है, पिक कर सकते हो, कर लो, बट टिक एंड क्रॉस विल हेल्प यू आउट इन आइडेंटिफाइंग द करेक्ट रीजन एंड शेडिंग इट। अच्छा, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे पे आ जाते हैं, थर्ड। थर्ड वाला है वो क्या है भाई? वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा देखें ये क्या सीन है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। सही है, ये थर्ड वाली टर्मिनोलॉजी, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। आइए इसको देखते हैं। और चौथा वाला भी बल्कि लिख लेते हैं तो एक साथ ही पर शेडिंग कर लेंगे ना। चौथा वाला ये वाला है। चौथा वाला है ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अच्छा अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। तीसरे वाले को देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। सही, आ जाए फोकस करते हैं। चलो, अब इसका इसको किस तरह डील करें जरा ये देख। अब आप अगर आप चाहें ना तो पहले आप इन दोनों को सॉर्ट आउट कर लें, ये इन दोनों का क्या मतलब है। तो ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसा सोचने के लिए कर सकते हैं। मैंने बताया ना, इन दोनों को आप इस वाले रीजन को आप टिक कहते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट को आप क्रॉस कहते हैं, और यूनियन का मतलब होगा सब कुछ, जहाँ सिर्फ टिक है, जहाँ सिर्फ क्रॉस है, जहाँ दोनों। अब सवाल पैदा होता है ये वाला रीजन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वाला रीजन कौन सा है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वाला रीजन है मतलब आउटसाइड ए इनसाइड बी। तो आउटसाइड ए इनसाइड बी वाला रीजन कौन सा है, इसको समझे जरा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब है आउटसाइड ए इनसाइड बी, उसको आप टिक कर दें। अच्छा, अब इसको भी कोई आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से टिक एंड क्रॉस लगाना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन बड़ी मतलब मुश्किल होगी। ए कॉम्प्लीमेंट को टिक कह दे मिसाल है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ये वाला टिक हो जाएगा ये सब, और बी का मतलब क्रॉस हो जाएगा, तो ये सब क्रॉस हो गया, और इनके दिन में इंटरसेक्शन है तो इनका कॉमन वाला रीजन, तो ये वाला रीजन शेड। तो पहले आपने ये इस पूरे को आइडेंटिफाई कर लिया ये कौन सा रीजन है, और फिर सी कॉम्प्लीमेंट के साथ उसकी शेडिंग कर ली, लेकिन फिर मसला वो है शेडिंग आप करने पे आ जाओगे ना, तो इसलिए बेहतर है इसको फॉलो ना करो, ज्यादा बेहतर क्या इन दोनों को एज अ होल देखो। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब है आउटसाइड ए एंड इनसाइड बी। आउटसाइड ए एंड इनसाइड बी का मतलब है ये वाला रीजन, आउटसाइड ए भी हो और इनसाइड बी भी हो। ये जो अंग्रेजी का जुमला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड इनसाइड, इससे बहुत फायदा होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी एज अ होल, इसको आप टिक मान लो। अगर कोई बंदा ए कॉम्प्लीमेंट और बी को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वाले रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से टिक और क्रॉस लगाता है, और फिर एंड में सी कॉम्प्लीमेंट को यूज करता है तो कर सकता है। बल्कि एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर वो यहाँ टिक क्रॉस के अलावा लेट सपोज एक सर्कल नामी कोई चीज भी इंट्रोड्यूस करता है, तीसरा कुछ इंट्रोड्यूस करता है, तो भी ये पहुंच सकता है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट को हमने टिक मान लिया, अच्छा बी को हमने जो है क्रॉस मान लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वाला रीजन कौन सा वाला है भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वाला रीजन है जहाँ टिक और क्रॉस दोनों है, ये वाला रीजन आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, सी कॉम्प्लीमेंट को आपने जीरो मान लिया, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब सी के बाहर, तो सी के बाहर मतलब सर्कल वाला सिंबल मान लिया। सी कॉम्प्लीमेंट आउटसाइड सी को सर्कल मान लिया, ये भी सी हो गया, 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 चार रीजन सी हो गए। अब आप देखोगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो है इसका यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ देखना है। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वाला जो रीजन है वो वाला है जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों थे। तो टिक एंड क्रॉस वाला रीजन तो शेड होना ही होना है, जहाँ टिक एंड क्रॉस है वो तो शेड होना ही होना है। उसके अलावा सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसका यूनियन, मतलब जहाँ सिर्फ सी कॉम्प्लीमेंट मौजूद है वो भी शेड होना ही होना है। सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ मौजूद है भाई, सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ मौजूद है तो ये भी शेड हो जाएगा। सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ मौजूद है बाहर, तो बाहर भी शेड हो जाएगा। सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है, लिहाजा जिस तरह से मैं हमेशा सिखाता हूँ उसी तरह सिखाऊंगा मैं।
तीसरे को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा, तो मैं वापस आता हूँ उसको समझाने के लिए, थोड़ा फोकस करें। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आप चाहें टिक क्रॉस और तीसरा सिंबल क्रॉस सर्कल, या कोई और सिंबल भी आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई और साइन यूज करना चाहते हैं, प्लस लेना चाहते हैं, टिक है, क्रॉस है, प्लस है, आप यूज कर सकते हैं। कोई और साइन यूज करना चाहते हैं अलग सेट के लिए, आप कर सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेशन उससे बढ़ सकती है। तब मैं वापस समझाता हूँ आसान वाला, टिक क्रॉस। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को पहले फोकस कर ले। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब कौन सा वाला रीजन है भाई? जो आउटसाइड ए है और इनसाइड बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को सॉर्ट आउट कर लेते हैं पहले। सही है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वाला रीजन हो गया ये वाला, आउटसाइड ए इनसाइड। सही है। अच्छा, फिर आ जाते हैं सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट को क्रॉस से डिनोट कर, क्रॉस क्रॉस, सॉरी सी कॉम्प्लीमेंट है, सी कॉम्प्लीमेंट आउटसाइड सी, तो ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। अब करना क्या है, इनका यूनियन। यूनियन का मतलब आप जानते हैं, जहाँ सिर्फ टिक है वो भी शेड होगा, जब टिक एंड क्रॉस दोनों है वो भी शेड होगा, जहाँ सिर्फ क्रॉस है वो भी शेड होगा, बाहर वाला भी शेड होगा। सही है जनाब, जहाँ सिर्फ टिक था वो भी शेड, जहाँ सिर्फ क्रॉस था वो भी शेड, और जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों थे वो भी शेड। तो हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को हमने पढ़ा आउटसाइड ए एंड इनसाइड बी। आउटसाइड ए एंड इनसाइड बी वाला जो रीजन था वो ये वाले दो रीजन, इनको हमने टिक कर दिया। इस पूरे को हमने टिक से डिनोट किया, सी कॉम्प्लीमेंट को हमने क्रॉस से डिनोट किया। और जब यूनियन था तो टिक एंड क्रॉस, जहाँ दोनों में से एक मौजूद था वो भी शेड, जहाँ दोनों मौजूद थे वो भी शेड। ये तीसरी वाली टर्मिनोलॉजी होगी। अच्छा, फिर चौथा वाला है ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। इस पूरे को हम टिक कह लेते हैं और बी को हम क्रॉस कह देते हैं। तो ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी जरा सोचे, ए यूनियन सी का मतलब ए और सी को मिलाकर, ये पूरा मिलाकर। ए यूनियन सी का मतलब ए और सी को मिलाकर, और होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए और सी को मिला के सब कुछ, ए और सी को मिला लिया तो ए यूनियन सी हो गया। और ए यूनियन सी में जब कॉम्प्लीमेंट लग गया तो इसका मतलब इनके अलावा सब कुछ, तो इनके अलावा सब कुछ को टिक कर दिया आपने, ये भी टिक, ये भी टिक। और बी को आपने क्रॉस कर दिया, तो जहाँ बी एग्जिस्ट कर रहा है चार जगहों पे, वहां आपने क्रॉस कर दिया। तो ए यूनियन सी ये टिक है, बी जो है ये क्रॉस है। और इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों मौजूद होने चाहिए, टिक एंड क्रॉस। टिक एंड क्रॉस दोनों मौजूद का है, यहाँ सिर्फ टिक है यहाँ सिर्फ क्रॉस है, ये वाहिद रीजन है जो शेड होना चाहिए। यहाँ आ जाए और यहाँ शेड कर, ये शेड हो गया बस। बाकी जहाँ क्रॉस और टिक है वो मिटा दीजिए, अभी मैं नहीं मिटा रहा लेकिन आप मिटा दीजिए। अच्छा, अब एक और तरीका ये हो सकता था कि आप इसको खोल लेते, ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट को अगर आप खोल लेते, मिसाल तो खोलना तो आपको आता है, ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट को खोलें, कैसे खोलेंगे बताएं जरा, खोलना सिखाया है जनाब? कौन बता रहा है ये, माइक खोल के ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट को खोलना बताएं, खोलना कैसे सिखाया है, खोल के क्या बनेगा ये? जी अमीर, Sir, A complement intersection C complement. वेरी गुड। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट लगा तो इंटरसेक्शन हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया इंटरसेक्शन बी। अब ये तो आपने टर्मिनोलॉजी पहले ही देखी हुई है, आउटसाइड ए एंड आउटसाइड सी एंड इनसाइड। तो ये वाला रीजन, ये ऊपर हम जो 8 रीजन की टर्मिनोलॉजी देखकर आए थे, सॉरी सेट नोटेशन, पता नहीं क्यों बार बार टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, वो टर्मिनोलॉजी से बुरा सेट नोटेशन है। तो जो सेट नोटेशन में देखकर आ रहा हूँ ये वही वाली आ, आउटसाइड ए आउटसाइड सी इनसाइड, ये वाला रीजन। तो आप खोलने के बाद डिसाइड कर लेते तो फॉरन डिसाइड हो जाता है, फिर तो टिक क्रॉस की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब यूनियन इंटरसेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ब्रैकेट्स की प्लेसमेंट होती है, तो फिर हमें टिक क्रॉस से फायदा होता है, वरना मुश्किल होती है। लेकिन जब इस तरह से खुला हुआ है, सारे इंटरसेक्शन हैं और कोई भी ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो हमने वैसी 8 रीजन्स की टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी, सेट नोटेशन ऑलरेडी हमने देख ली। मुझे बताएं ये चारों एग्जांपल्स क्लियर हैं आपको?
इन चारों में किसी को कोई डाउट है या क्लियर है? सही है, तो ये मेरे ख्याल से अपने ऊपर तो स्क्रीनशॉट लिया था, पूरे पेज का एक साथ ही स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा, ताकि इसको आप नोट्स फॉर्म में लिख सकें। सही, फिर जो बाकी जो दो एग्जांपल्स बचे ये मैं आपको करवा देता हूँ, 5 और 6 स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट्स बना लीजिएगा। सही, अच्छा जी, अब यहाँ आ जाए, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाला क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लेक्स। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लेक्स। और सिक्स वाला क्या है? सिक्स वाला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लेक्स। तो फिफ्थ वाला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, और सिक्स वाला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। सही है, तो ये लास्ट दो रह गए हमारे पास। फिर ये एक पेज है, उसके बाद स्मॉलेस्ट लीस्ट वैल्यूज कल कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर, देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट जो है, ये कौन सी टर्मिनोलॉजी हो गई ज़रा ये देखें। तो ये तो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लें और फिर इसका होल कॉम्प्लीमेंट कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इनसाइड ए एंड इनसाइड बी एंड इनसाइड सी वाला रीजन देख लें, तीनों का इंटरसेक्शन, इसको खोल भी सकते हैं। खोलेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आउटसाइड ए आउटसाइड बी आउटसाइड सी, और फिर जो सारे रीजन है उनको कंबाइन करेंगे यूनियन की वजह से, तो वो ज़्यादा मुश्किल है तो सोचना, यहाँ ज़्यादा आसानी है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पे फोकस कर ले, तो तीनों इनसाइड ए इनसाइड बी इनसाइड सी वाला रीजन ये वाला है, तो फोकस कर लिया, इसको फोकस कर लें इस रीजन। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसके अलावा सब कुछ, तो बस इस रीजन को छोड़ दे, बाकी सब शेड कर दे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए और बी और सी जहाँ तीनों मौजूद है, सिर्फ उस रीजन को छोड़ दें, बाकी सब शेड कर दें। इसका मतलब ये वाला भी शेड, ये वाला भी शेड, ये वाला भी शेड, ये भी शेड, ये भी शेड, ये भी शेड, और बाहर वाला भी शेड। सही है, तो सिर्फ तीनों जहाँ मौजूद है, जहाँ ए भी मौजूद है, जहाँ बी भी मौजूद है, और जहाँ सी भी मौजूद है, तीनों का इंटरसेक्शन छोड़ दिया, बाकी सब शेड कर। पांचवा बहुत सिंपल हो गया। सब सिक्स पे आ जाते हैं। ए को टिक मान लेते हैं, ए को टिक मान लेते हैं, ए वाला टिक हो गया। सही है, ए टिक हो गया। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ए को हमने टिक मान लिया, जहां जहां ए मौजूद थे वहां टिक हो गया। बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब बी इंटरसेक्शन सी के अलावा सब कुछ क्रॉस मान लिया। तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन है, पहले आइडेंटिफाई करें। ये रीजन है बी इंटरसेक्शन सी, या बी और सी का ओवरलैपिंग रीजन। तो बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे को क्रॉस मानना है। सही है, तो बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट को क्रॉस मानना है। तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन बी इंटरसेक्शन सी है, ये बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन है। अच्छा, इसके कॉम्प्लीमेंट को हमें क्रॉस मानना है, तो बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन आइडेंटिफाई कर लिया आपने, इसके अलावा सब क्रॉस हो जाए, तो इसको छोड़ दें, बाकी सब क्रॉस कर। ये भी क्रॉस, 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 ये भी क्रॉस। देखें ये बी इंटरसेक्शन सी था, इसके अलावा हर जगह क्रॉस आ गया नहीं आ गया, एक दफा चेक भी कर लें।
ये 2 रीजन से, इसके अलावा 6 रीजन और होते हैं। तो यहाँ भी क्रॉस है, 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। बाकी 6 रीजन में क्रॉस ले आया। तो बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट को हमने क्रॉस मान लिया, ए को हमने टिक मान लिया, और इनके दरमियान इंटरसेक्शन, क्या मतलब भाई, कहाँ शेडिंग होगी? हाँ जनाब, कहाँ शेडिंग होगी, कौन बता रहा है? ए को हमने टिक माना, बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट को क्रॉस माना, इनके दरमियान इंटरसेक्शन, इसका मतलब कहाँ पर शेडिंग करनी होगी बेटा? चैट पे बताएं, सब पार्टिसिपेट करें चैट पे। ए को हमने टिक माना, बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट को हमने क्रॉस माना, दिस इज टिक, दिस इज क्रॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? कौन सा रीजन शेड करेंगे बेटा? बयान करें। वेयर देयर आर बोथ क्रॉस एंड टिक, वेरी गुड अमीर, एक वाहिद आंसर सही आया, बाकी सब उल्टे पुल्टे आंसर दे रहे हैं। ए एंड बी रीजन, ए रीजन, ये क्या मतलब? ए का मतलब है टिक, ए को टिक से डिनोट किया हुआ है, तो ए जहां मौजूद है वहां टिक कर दिया। बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट जहां मौजूद है, मतलब बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी के अलावा जो पूरा रीजन है इसको क्रॉस कर दिया, इनके दरमियान इंटरसेक्शन है, मतलब जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों, ये ए जो है वो टिक है, बी इंटरसेक्शन सी और क्रॉस है। इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों मौजूद है, उसको शेड करना है। जहाँ टिक एंड क्रॉस दोनों मौजूद है वो ये रीजन है, वो ये रीजन है, वो ये रीजन, बस, और कोई रीजन नहीं। और कोई रीजन नहीं, सिर्फ ये वाहिद रीजन है जहाँ टिक एंड क्रॉस, ये ए को टिक माना, इस पूरे को हमने क्रॉस माना, और इनका इंटरसेक्शन का मतलब टिक एंड क्रॉस दोनों मौजूद हो। टिक एंड क्रॉस आप देख सकते हैं 1 2 3 रीजन में मौजूद है, इन तीनों रीजन में आपका जो है वो शेडिंग हो गई। जहाँ सिर्फ टिक है, जहाँ सिर्फ क्रॉस है, उन रीजन को छोड़ दिया था। इरेजर से इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दें, एग्जाम में जब बैठे होंगे तो इनको आप इरेज ऑफ कर देंगे, बाकी सब रीजन को रहने देंगे। ये आपका छठा एग्जाम्पल भी हो गया। सही है, बताएं पांचवा छठा एग्जाम्पल दोनों को समझ आ गया या नहीं आया? ओके भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर नहीं लिया तो, ताकि कॉपी कर सकें। अच्छा, अब हम डिसजॉइंट सेट्स की बात कर रहे थे, तो एक दफ़ा उसकी बात कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह। बल्कि ये डिसजॉइंट सेट्स वाली चीज़ और स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वाली वैल्यू वाली चीज़ ना एक साथ कल कर लेंगे मेरे ख्याल से, ये बेहतर है। आज शेडिंग तक हमने कर लिया ना, वो बेहतर है, तो शेडिंग वाली चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट, ये कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे, क्योंकि फिर स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज के अंदर इसको इस्तेमाल भी करना होगा ना, तो इसलिए फिर आज इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। इसको फिर मजीद आप कल कंटिन्यू कर लें। कल वाली क्लास के अंदर इंशाल्लाह सेट्स को पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन इसकी मुकम्मल कर दूंगा इंशाल्लाह। सही है, तो मुझे स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर हो गया। अब आपने करना ये है कि जितने भी आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उसके जरिए आपने नोट्स मुकम्मल कर लेने हैं यहाँ तक। सही है, नोट्स यहाँ तक मुकम्मल कर लीजिएगा, और मुकम्मल करने के बाद कल की क्लास में इंशाल्लाह हम मिल रहे हैं, और फिर सेट्स की एक्सप्लेनेशन को हम कल मुकम्मल कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। फिर टारगेट ये होगा कि मैं आपको पास सब्जेक्ट के कुछ रिकॉर्डेड दूंगा, और मैं कहूँगा पास सब्जेक्ट के सवाल मुकम्मल करके उसको जो मसले मसाइल है मुझे उससे अगली क्लास में, सैटरडे वाली क्लास में पूछे, ताकि सैटरडे तक हमारा ये टॉपिक सेट्स एंड वेन डायग्राम साइट पर हो जाए। कल एक्सप्लेनेशन मुकम्मल होगी, सवालात की कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, आपको होमवर्क मिलेगा, आप सवालात करके लाएंगे, आपने करके लाना है। एक दिन होगा आपके फ्राइडे वाला बीच, उसमें आपने करना होगा पूरा होमवर्क, और फिर आपने करके लाना होगा, और उसके बाद जहन में बिठा लें फ्राइडे वाला दिन पूरा आपने सेट्स एंड वेन डायग्राम के सवालात को करना है इंशाल्लाह। उसके बाद आप जब आएंगे सैटरडे वाली क्लास के अंदर, तो उसमें फिर आप जो है
सवालात करके लाएंगे और जो भी मसले मसाइल होंगे उसको अब सैटरडे वाली क्लास में मुझसे रिजॉल्व करवा देंगे, ताकि सैटरडे वाली क्लास में सेट से डायग्राम का किस्सा खत्म हो जाए इंशाल्लाह। सही, चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।